यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले पार्ट्स में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस कहाँ आते आते हैं आपको नोट के दौरान बता दूंगा, ठीक है। ये टर्म्स दिख रहे हैं, ये सारे नीट के हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये समझाता हूँ पैराग्राफ, देन क्वेश्चंस बताएंगे लास्ट में, ठीक है। सो म्यूटेशन देख लेते हैं पहले। तो म्यूटेशन क्या? इट इज़ अ सडन चेंज or alteration of DNA sequence and consequently results in changes in the genotype and phenotype as well of the organism, है ना। और म्यूटेशन लीड्स टू द वेरिएशन इन DNA, बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन चेंज होता है, अचानक से आने वाला चेंज होता है, या फिर DNA सीक्वेंस में कुछ चेंजेस या बदलाव होता है जिसके कारण जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक। म्यूटेशन जो है वेरिएशन लाता है DNA में, और म्यूटेशन दो टाइप का होता है मेनली यहाँ पे बताया गया है। तो पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ध्यान से देखना, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। इसका सीधा एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया जो कि नीट में आया है, और फ्रेम शिफ्ट का भी बताऊंगा। पहले पॉइंट म्यूटेशन देख लो होता क्या। म्यूटेशन दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन होता क्या है? सिंगल बेस पेयर DNA का बदल जाए तो उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, इसके बाद डिटेल में करेंगे। तो पहला पॉइंट म्यूटेशन जो है उसका डेफिनेशन भी आया था, उसका एग्जांपल भी आया था। सबसे ज़्यादा एग्जांपल पूछता है, और एग्जांपल में भी क्या पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? सिंगल बेस पेयर चेंज होता है, बस यही पूछता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब सेकंड बोलते हैं, हम समझाते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बताते हैं आपको। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? डिलीशन या इंसर्शन ऑफ वन और मोर बेस पेयर्स ऑफ DNA कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस होगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ लो कि वहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हो रहा था, सिंगल बेस पेयर। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बेस पेयर डिलीट भी हो रहे हैं या तो इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सिस्टिक फाइब्रोसिस। एग्जाम्पल याद करो, IMP है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। पॉइंट म्यूटेशन का क्या था? सिकल सेल एनीमिया। बस इतना याद रख लो। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन समझो, द एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स इन सेवरल जनरेशंस ऑफ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। यानी कि अगर हम किसी कैरेक्टर से, सपोज करो दादा, परदादा से दादा, दादा से पप्पा, पप्पा से मैं, ठीक है। कोई कैरेक्टर्स हम में सेम है, सभी के सभी बहुत मस्कुलर पावर बहुत ज़बरदस्त है, हम सभी बहुत टॉल है, ठीक है, 6 फीट सब के सब हैं। तो एक कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक कैरेक्टर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ठीक है। तो ये मैं क्या किया यहाँ पे? एनालिसिस किया ना ट्रेट का, तो इसी को तो पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं किसी फैमिली में, ठीक है। तो ठीक है, तो समझ आया पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है। आगे देखते हैं क्या होता है। पेडिग्री एनालिसिस, द इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। यानी कि देखो, एक फैमिली ट्री होती है, पता है, ये मेल और ये फीमेल दोनों का मेट हुआ, बच्चा बना, तो ये इस टाइप का ना एक फैमिली ट्री होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको ना, ठीक है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस के अंतर्गत आता है, जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट को या कैरेक्टर, जैसे कि मैं लंबा हूँ, मेरे दादा भी लंबे थे, परदादा भी लंबे थे, पापा भी लंबे हैं, तो ये सब क्या कैरेक्टर है ना, तो ये पेडिग्री एनालिसिस के अंतर्गत आता है। और कोई, अब हम डिसीज़ के अकॉर्डिंग भी पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, मेनली डिसीज़ के लिए ही करते हैं कि मम्मी को सिकल सेल एनीमिया, पापा को सिकल सेल एनीमिया, बच्चे को सिकल सेल एनीमिया, दादा को भी था सिकल सेल एनीमिया, ऐसा कोई बोलेगा ना, तो ये क्या है? पेडिग्री एनालिसिस के अंतर्गत उसने क्या किया है? डिटेल में स्टडी किया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ट्रेट वर्ड बहुत बार आया, तो ट्रेट का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। ट्रेट क्या होता है? अ क्वालिटी दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। एक ऐसी प्रॉपर्टी या क्वालिटी जो कि कैरेक्टर को दर्शाती है, पर्सनैलिटी को दर्शाती है, उसे हम कैरेक्टर या ट्रेट कहते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो सिंबल्स यूज इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस कौन कौन सा है? अगर ये डब्बा है तो ये मेल है, मेल हमेशा डब्बे ही होते हैं, समझ रहे हो। फीमेल गोल गोल होती है, क्यों? क्योंकि फीमेल गोल गोल बातें करके लड़कों को घुमाती है। सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये क्या होता है? पतंग के शेप होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, ये तो ना तो डब्बा होता है ना तो गोल होता है, ठीक है। ये सबकी ऐसी तैसी करता है, तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। ट्रांसजेंडर नहीं है भाई, ऐसा सेक्स जो हमें पता नहीं है, यानी कि बच्चा अभी हमें इतना पता है कि वो इम्ब्रियो बन चुका है, यानी जायगोट से वो क्या है? डेवलप हो रहा है,
ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, उसका सेक्स आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो उसे सेक्स अनस्पेसिफाइड कहेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ और मत समझना। यहाँ पे अगर किसी भी डब्बे में भी ऐसा ऐसा दिख गया जाली जाली, गोल में भी ऐसा जाली जाली दिख गया, और अनस्पेसिफाइड में भी जाली जाली दिख गया, तो ये क्या है, इन्फेक्टेड है ना, कोई ना कोई डिसीज से। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है किसी ना किसी डिसीज से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक डब्बा बना दिया है ना, और एक तीर मार दिया। ठीक है, बोलते हैं ना दिल को तीर से छन्नी कर दिया, तो ये क्या है, ये मेटिंग को दर्शाता है। ठीक, डबल कर दिया, यहीं पे एक डबल, दो डंडा बना के दोनों को ऐसे जोड़ दिया, बंधन में बांध दिया, तो वो क्या है, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, कंसेग्युअस मेटिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव्स के बीच मीटिंग हो गई है, शादी हो गई, उसको क्या बोलेंगे, गठबंधन। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेल फीमेल, उनसे क्या हुआ, एक बच्ची हुई और एक बच्चा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का, यहाँ पे देखो, पेरेंट्स एबो, ये दोनों क्या हैं, पेरेंट्स हैं, एंड देयर चिल्ड्रंस बिलो, ये दोनों क्या हैं, चिल्ड्रंस हैं। अब जो ऑर्डर है काउंट करने का बर्थ को, वो लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाना। अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे, रियल लाइफ में ऐसे देखोगे, तो ये सपोज करो यार, रुको, नॉर्मल हम पेज में करते हैं ना लेफ्ट राइट, तो ये क्या लेफ्ट है, ये राइट है, पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने हाथ के अकॉर्डिंग देखो ना, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट राइट जाएंगे अपन। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो चाइल्ड होगा, है ना, इस तरफ जो लेफ्ट में रहेगा ना वो पहला चाइल्ड होगा, और राइट में रहेगा वो दूसरा चाइल्ड, तो पहला और दूसरा, इस तरीके से हम चाइल्ड को काउंट करते हैं कि कौन सा पहला मतलब बर्थ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस टाइप से। ठीक, तो पेरेंट्स नॉर्मल हैं, लेकिन ये जो जाली जाली है वो किस में दिख रहा है, बच्चे में, तो बच्चा जो है वो अफेक्टेड है किसी डिसीज से। ठीक, और यहाँ पे इस टाइप से कोई बता दिया, ये तो अनस्पेसिफाइड है, लेकिन 5 इंडिविजुअल्स अनस्पेसिफाइड है, तो 5 अंदर में लिख देंगे। ठीक है, ये कुछ सिम्बॉल्स थे, कॉमन सिम्बॉल है, तो ज़्यादा आपको वो नहीं है, मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो नोट मैंने लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जानना है आपको। सपोज करो ये इसमें जाली है, तो फीमेल क्या है, इफेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, ठीक, मेल फीमेल फिर से मेल, तो मेल में जाली जाली है, तो फीमेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है। अगर ऐसा दिखे कि पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है लेकिन चाइल्ड अफेक्टेड है। ठीक है, तो इफ डिसीज सीन इन पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में डिसीज दिखता है तो ये डोमिनेंट डिसीज है, ये डोमिनेंट डिसीज है क्योंकि पेरेंट्स में दिख रहा है। लेकिन अगर पेरेंट्स में डिसीज नहीं दिखता लेकिन बच्चे में डिसीज आ गया, तो वो रेसेसिव डिसीज है। क्या है, रेसेसिव डिसीज है। अगर कोई चीज़ आपको एक्सप्रेस होती है तो उसी को तो आप डोमिनेंट कहोगे ना। ठीक है, जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं हो रही उसको डोमिनेंट क्यों कहोगे, रेसेसिव कहोगे ना, पहले ही बता चुका हूँ इस चैप्टर में। तो पेरेंट्स में अगर डिसीज दिख रही है तो वो डोमिनेंट है, पेरेंट्स में नहीं दिख रही तो वो रेसेसिव है। बस इतना ही याद रखो। अब बाकी हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और किस टाइप से होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स समझ रहे हो, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है ना। अब देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर 2 टाइप के कैटेगरीज होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जेनेटिक्स है ना, जो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। नॉर्मल बीमारियाँ क्या होती हैं, सर्दी खांसी बुखार, ठीक है, टाइफॉइड मलेरिया बैक्टीरियल डिसीज वायरल डिसीज, ये सब अलग है। जेनेटिक डिसीज जीन्स में होती है, डीएनए के पेयर्स में फेरबदल होने की वजह से, जीन्स के पेयर्स में अल्ट्रेशन या डिलीशन या फिर इंसर्शन होने की वजह से, बताया ना पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशंस मेन कस होते हैं इसके, ठीक है, और ये इनहेरिट भी होते हैं। इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो पहला जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। दिस डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंपल या सिंगल जीन, GENE, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। तो ये डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, मेनली डिटरमाइन किए जाते हैं किसमें, अल्टरेशन या म्यूटेशन इन सिंगल जीन। सिंगल जीन में अगर अल्टरेशन या म्यूटेशन आ रहा है तो ये डिसीज़ क्या कहलाएंगी, मेनली मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, सेकेंड, देयर इनहेरिटेंस कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली ट्री बाय पेडिग्री एनालिसिस। बताया यार, कितना बार बताऊँ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, कौन कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, ये मेनली पूछा जाता है नीट में। हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फेनिलकीटोन्यूरिया, PKU जिसे बोलते हैं, थैलेसेमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक्सेट्रा। नीट में क्या पूछता है, नीट में विच वन इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर और विच वन इज़ नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस तरीके से पूछता है।
ठीक है। तो आपको इस चीज़ों को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है मैंने, देखो ये तो हो गया ना कंप्लीट। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि ये है क्या। एग्जाम्पल है मायाटोनिक डिस्ट्रॉफी का, है ना, मायाटोनिक डिस्ट्रॉफी का और एक सिकल सेल एनीमिया का। तो भाई देखो, सबसे पहली दैट इज़ क्या है, यहाँ पे ऑटोनॉमस के थ्रू ट्रांसमिट इनहेरिट करेगा। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम आपको दो एग्जांपल बताते हैं, ये ए है ना, बी नहीं है, ए है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है एक, और एक है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सबसे पहले ऑटोसोमल ट्रेट क्या है, जो कि ऑटोसोम्स के थ्रू इनहेरिट होता है, ठीक है। अब डोमिनेंट क्या, डोमिनेंट का मतलब वो पेरेंट्स में दिखाई देगा, ठीक है। और रेसेसिव क्या है, रेसेसिव मतलब जो पेरेंट्स में दिखाई नहीं देगा। समझ आया, सिंपल सी बात। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का एग्जांपल है मायाटोनिक डिस्ट्रॉफी, क्या है, मायाटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक। और ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का है एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों चीज़, इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल ये है रेसेसिव का सिकल सेल एनीमिया, डोमिनेंट का मायाटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये नीट में एज इट इज़ पूछा था भाई, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डोमिनेंट है, ठीक है भाई, डोमिनेंट पेरेंट में दिखा दिया मैंने, और वो किस में ट्रांसमिट हुआ, मेल में हुआ, फीमेल से मेल में हो रहा है, ठीक है, मतलब मदर से सन में हो रहा है, और पेरेंट्स में दिखाई दिया मतलब डोमिनेंट है और ऑटोसोम्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया ये भी ऑटोसोम्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, और रेसेसिव ट्रेट है, रेसेसिव जीन है, मतलब डिसीज है। तो क्या होगा, पेरेंट्स में नहीं दिखाई देगा, नॉट सीन इन पेरेंट्स सो रेसेसिव, यहाँ पे सीन इन पेरेंट्स सो डोमिनेंट ट्रेट, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक्स वाई, ठीक। तो 44 प्लस 1 2 यानी कि 46 क्रोमोसोम होता है हमें, 23 पेयर्स आपने सुना होगा। तो 44 उनमें से ऑटोसोम्स होते हैं, और दो जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, या तो एक्स एक्स होंगे या तो एक्स वाई होंगे। एक्स वाई फीमेल में और एक्स एक्स फीमेल में होता है। समझ आया ऑटोसोम्स क्या होता है। और इन्हीं 44 ऑटोसोम्स के थ्रू ये दोनों डिसीज ट्रांसमिट हो रही हैं, इसलिए हम बोलते हैं ऑटोसोमल डिसीज। और एक होता है डोमिनेंट, जिसका एग्जांपल है मायाटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रेसेसिव, जिसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, दोनों नीट में आ चुका है। तो पहली चीज़ हीमोफीलिया, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, दिखा देता हूँ आपको, इधर देखो ना, इधर देखो ना। हीमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। पहला पॉइंट, इट इज़ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज, मैंने बताया ऑटोसोम्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा तो उसे बोलेंगे ऑटोसोमल डिसीज। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसमिट होगा तो उसे बोलेंगे सेक्स लिंक्ड डिसीज। यहाँ पे ये रेसेसिव क्यों, क्योंकि ये पेरेंट्स में दिखाई नहीं देता पेडिग्री एनालिसिस के दौरान, ठीक है। पेरेंट्स में वो डिसीज क्या होंगी, कैरियर के रूप में होंगी, इसलिए वो सीधा चाइल्ड में डोमिनेंट के रूप में दिखाई देंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी, यानी कि ये अनअफेक्टेड जो कैरियर फीमेल है उससे सन में, उसके सन में यानी कि मेल प्रोजेनी में ट्रांसमिट होगी। ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट, चेंजेस ऑफ फीमेल प्रोजेनी टू गेट हीमोफीलिया इज़ वेरी रेयर, मतलब चांसेस है, चेंजेस नहीं, चांसेस ऑफ फीमेल प्रोजेनी यानी कि फीमेल को हीमोफीलिया होने का चांसेस बहुत ही रेयर होता है, ठीक। चौथा पॉइंट, ओनली हेट्रोजाइगस फीमेल यानी XCX ये कैरियर कहलाती है फॉर हीमोफीलिया। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस मेल है, मैं हेट्रोजाइगस मेल क्या होता है, XCY, ये तो हमें हेट्रोजाइगस पहले से ही होता है, लेकिन इस टाइप से ये हमें हीमोफीलिया दर्शाता है, ठीक है। और ऐसा अगर XCX दिखाई दे तो ये कैरियर है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस फीमेल है, कैरियर होती है, ठीक है। ट्रांसमिट डिसीज टू सन, यही सन को ट्रांसमिट करती है डिसीज़ को, ठीक है। अब पाँचवा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वीन विक्टोरिया जो थी ना, बेचारी बहुत अच्छी थी। क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, दैट्स वाई हर जनरेशन मेल प्रोजेनी जो थे वो हीमोफिलिक थे बहुत सारे, ठीक है। तो ये देखो, ये फीमेल विक्टोरिया क्या थी, XCX, ये कैरियर थी। तो इससे जो सन प्रोड्यूस हो रहे थे वो सारे हीमोफिलिक थे, उसके जनरेशन के क्या थे, हीमोफिलिक थे। हीमोफिलिक मतलब XCY थे, ठीक है, ये मेल्स। अब देखो, सपोज करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है नीट में, नॉर्मल मेल है, उसने अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल यानी XCX से क्या किया, शादी किया, तो उसके बच्चे में जो चांसेस हैं हीमोफीलिया होने के वो कितने होंगे। तो देखो ध्यान से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ देखो जी, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल क्या होता है, XY इंटू कैरियर फीमेल XC
एक्स, ये हो गया। इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका मेडिंग कराएं तो क्या होगा, देखो एक्स सी एक्स, एक्स से एक्स कराया एक्स सी से, तो एक्स सी एक्स यानी अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल प्रोजेनी फिर से बना। एक्स का नॉर्मल एक्स से कराया तो नॉर्मल फीमेल, वाई का एक्स सी से कराया तो एक्स सी वाई बना, ये मेल प्रोजेनी जो कि अफेक्टेड है। अब वाई का नॉर्मल एक्स से कराएंगे तो एक्स वाई जो कि नॉर्मल मेल बनेगा, यानी कि एक कैरियर अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल प्रोजेनी, एक नॉर्मल फीमेल, एक नॉर्मल मेल और एक हीमोफोलिक मेल प्रोजेनी जो कि एक्स सी वाई प्रोड्यूस हुआ है ना। तो हम बोलेंगे कि चांसेस जो हैं 100 में से 25% जो मेल हैं वो क्या होंगे, हीमोफिलिक मेल प्रोड्यूस होंगे। यही था इसका आंसर, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉरी एक ही क्वेश्चन था, कोई नहीं आप होमवर्क में कर लेना, PYQ में देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े हुए हैं, सॉल्व करके देखना, मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स सी, ये जो है वो क्या है, होमोजाइगस फीमेल है जो कि कैरियर नहीं अफेक्टेड है, हीमोफिलिक फीमेल प्रोजेनी ये बहुत रेयर होता है, ठीक। हमारा जो मेल होगा एक्स सी वाई ये हीमोफिलिक मेल है, एक्स सी एक्स ये कैरियर फीमेल है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है, एक्स सी है ना, यानी कि एक्स सी ये ही हीमोफिलिक फीमेल कहलाएगी जो कि रेयर होता है, आपको ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो भाई देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इट इज़ एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, ये क्या होता है, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल जीनोटाइप यानी HBS इस टाइप सा ये शो करता है क्या, इस डिसीज़ को, यानी कि हीमोफीलिया को शो करने का तरीका क्या है, HBS ये क्या नॉर्मल नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे सिकल्ड क्या जीनोटाइप्स, ठीक है, ये डिसीज़ को शो कर रहे हैं। और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हो गया यानी कि HBS ये क्या है, ये कैरियर है, क्या है, कैरियर। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स ये नॉर्मल, ये सिकल्ड, कैरियर फॉर दिस डिसीज, ठीक है, वेयर ए इज नॉर्मल एंड एस इज सिकल्ड जीन। चौथा पॉइंट देखो, ठीक है, इफ हेट्रोजाइगस और कैरियर पेरेंट्स मेट देन देयर इज अ 50% चांस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज, यानी कि अगर HBS ठीक, HBA एंड HBS इसी के जैसे दूसरे वाले से मेट किया, कैरियर से मेट किया, तो 50% चांस होगा ट्रांसमिशन का इस डिसीज का, यानी 50% ऑफ द जो चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, सिकल्ड होंगे, ठीक। पांचवा पॉइंट, दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड GLU बाय वलीन, है ना, ग्लूटामिक एसिड को सब्सटीट्यूट करके जो वलीन उसके पोजीशन पे ले लेता है, एंड एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, यही रीज़न है किसका, सिकल सेल एनीमिया का। तो नीट में एक क्वेश्चन आया था कि दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड by the valine at 6th position of the beta globin chain of hemoglobin, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन की चेन्स होती हैं, तो बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 और 6 छठा पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड आता है, इसको रिप्लेस करके जो वलीन है VAL वो आ जाएगा, जिसके कारण ये चेन जो है वो सिकल्ड हो जाएगा, पहले नॉर्मल था अब ये सिकल्ड हो गया, ठीक है। तो यही रीज़न था किसका, हीमोग्लोबिन की जो सिकल सेल एनीमिया होने का, यही एक रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे देखो कारण लिखा था, दिस सब्सटीट्यूशन इज ड्यू टू द चेंज इन बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG, यानी कि ये सब्सटीट्यूशन का भी कारण है, वलीन जो है ग्लूटामिक एसिड को सब्सटीट्यूट क्यों किया उसका भी एक रीज़न है कि बीटा ग्लोबिन जो जीन था, बीटा ग्लोबिन के चेन में जो जीन था वो GAG म्यूटेट होके GUG में बदल गया, जिसके कारण बीटा ग्लोबिन की चेन में चेंजेस आया, तो उसकी वजह से वलीन जो है वो रिप्लेस कर दिया ग्लूटामिक एसिड को, जिसकी वजह से जो नॉर्मल RBC का शेप कॉन्केव होता है वो सिकल्ड हो गया और सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। सातवां पॉइंट, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, अब ये जो हीमोग्लोबिन का चेन है वो म्यूटेट हो गया, ठीक है, बदल गया, तो हीमोग्लोबिन चेन जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन चेन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइज होता है अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी है और ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है, एंड चेंजेस द RBC शेप फ्रॉम बाइकॉन्केव टू सिकल शेप। यानी देखो सबसे पहला काम क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि GAG जीन GUG में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है हीमोग्लोबिन का
हीमोग्लोबिन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन है, ठीक है। तो इसमें 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसको वलीन ने रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि चेंजेस हुआ था GAG से GUG में, जो जीन है वो म्यूटेट हो गया था, जिसके कारण ये रिप्लेसमेंट हुआ। और इस रिप्लेसमेंट के कारण हीमोग्लोबिन जो है म्यूटेट हो गया, है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो म्यूटेट हो गया। अब हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज करेगा लो ऑक्सीजन कंडीशन में, जिसके कारण RBC का, हीमोग्लोबिन मतलब RBC समझ लो, RBC का शेप जो है वो बाइकॉनकेव से क्या हो जाएगा, सिक्कल शेप हो जाएगा। इसी को सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब सिक्कल शेप्ड हो गया तो सिक्कल से शेप्ड जो RBC होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं कर पाता प्रॉपरली, ठीक है। दिस सिक्कल शेप RBC कजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन ब्लड, है ना, क्योंकि कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, इसलिए इसकी इफिशियंसी कम हो गई, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो किसकी वजह से हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वलीन, इतना याद रखें। इसी वजह से क्या हुआ है, सिकल सेल एनीमिया हुआ है। और इसका रीज़न क्या था, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब सिंगल बेस पेयर चेंज या जीन चेंज। यहाँ पे GAG से GUG हो गया, सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ, A से U हो गया, तो पूरा का पूरा चेन ही ठीक मतलब बदल गया भाई। देखो बीटा ग्लोबिन चेन बदल गया, उसका रिप्लेस हो गया ये क्या, जो एमिनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड वो वलीन से रिप्लेस हो गया, जिसके कारण पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन का चेन है वो बर्बाद हो गया, ठीक है। जो नॉर्मल शेप का जो बाइकॉनकेव शेप था RBC वो सिकल शेप हो गया। और अब O2 डिफिशियंसी के कारण सेल्स भी डैमेज होंगे और पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे हम फेनॉलकीटोन्यूरिया पढ़ेंगे, जो कि क्या है, फेनॉलकीटोन्यूरिया। ये भी एक तरह का क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ है। आगे पढ़ेंगे, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।